The name of the plant is sphagnum. What is the systematic position? Then first of all, division. Division is bryophyta. Class Bryopsida. Order Sphagnales. Family is Sphagnaceae, and name of the genus Sphagnum. This is the name of the plant. It is called sphagnum. 340 species. It is represented by 340 species all over the world. अगर पूरी दुनिया में देखा जाए कि कितनी स्पीसीज इस प्लांट की पाई जाती है, तो देयर आर 340 species distributed all over the world, in which only 25 species are found in our country, in India. This plant is mostly found in aquatic condition. Some species are found in sub-terrestrial condition. Mostly it is found in lake, near the झील, मतलब झील के पास पाया जाएगा तो सब एक्वेटिक कंडीशन हो जाएगा. एंड ऑन द मॉइस्ट साइट ऑफ द माउंटेन, माउंटेन का वह वाला पार्ट जहां पर छाया पड़ रही हो, नमी बनी हो, ऐसी जगहों पर यह पौधा पाया जाता है. नेम ऑफ द प्लांट इज स्फेग्नम. सिस्टेमेटिक पोजीशन इज हियर. द डिवीजन इज ब्रायोफाइटा. क्लास ब्रायोप्सिडा. You have studied that bryophytic plant has been divided into 3 classes: Hepaticopsida, Anthocerotopsida and Bryopsida. Hepaticopsida से आपने पढ़ा था रिक्सिया, मार्केंसिया. एंथोसेरोटॉप्सिडा से क्या पढ़ा आपने? एंथोसेरोस. और ब्रायोप्सिडा से एक ही पौधा पढ़ना है आपको, एंड दैट इज द स्फेग्नम. सो क्लास इज ब्रायोप्सिडा, order is Sphagnales, family is Sphagnaceae and name of the genus is Sphagnum. तो अब आइए इसकी मॉर्फोलॉजी देखते हैं कैसा होता है. तो अभी हमने क्या देखा था? सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ द स्फैग्नम. स्फैग्नम प्लांट हैविंग इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस. दैट्स व्हाई दिस प्लांट बिकम्स वेरी सिग्निफिकेंट among all the bryophytic plant. The sphagnum plant, it shows aquatic habitat. It means it is found in the water reservoir like in lakes. Lake माने क्या होता है? झील. तो ये या तो झील में पाया जाता है एक्वेटिक कंडीशन में, या एक्वेटिक कंडीशन में अगर ये पाया जाता है तो या तो वहाँ होगा और या थोड़ा एडॉप्टेशन टेरेस्ट्रियल कर रहा है. Then it is found near the lake, जहाँ पर झील है उसके आसपास, यानी near the bank of the lake या water reservoir. It is also found on the moist site of the hilly area या hills. जो पहाड़ होते हैं, जो माउंटेन होते हैं, उनके ऐसे साइट पर यह ग्रो करता है जहाँ पर मॉइस्चर बना रहता है. तो ये पौधा आप देख रहे हैं एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों कंडीशन को इसने अडॉप्ट किया है. तो इसका मतलब कि लॉट नंबर ऑफ देयर स्पीसीज आर फाउंड इन एक्वेटिक कंडीशन एंड सम स्पीसीज आर फाउंड इन टेरेस्ट्रियल कंडीशन. जो पौधे इसके एक्वेटिक कंडीशन में पाए जाते हैं, जो स्फैग्नम एक्वेटिक कंडीशन में होता है, उन पौधों की हाइट बहुत लंबी होती है.
सबमर्ज्ड स्टेट में होते हैं, सरफेस पर दिखाई नहीं देते हैं, नीचे नीचे पानी में बढ़ते रहते हैं और कई मीटर तक बढ़ते चले जाते हैं। समझा आपने? और जब ये और जो नीचे की ओर बढ़ते हैं, मतलब पानी की सरफेस के नीचे एक्वेटिक कंडीशन में ग्रो करते हैं, उन पौधों के ब्रांचेज में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ऑल द ब्रांचेज आर अलाइक, सभी ब्रांचेज एक जैसी होती हैं। बट दिस स्फेगनम इज टेरेस्ट्रियल, यानी जो धरती पर ग्रो करने लगा। अब ये धरती पर ग्रो करेगा, यानी मिट्टी में हमको खड़ा दिखाई देगा, तो निश्चित इसके कोई एंकरिंग बॉडी होनी चाहिए, चाहे रूट होना चाहिए, चाहे राइजोइड होना चाहिए, बिकॉज इट इज ब्रायोफिटिक प्लांट। अब एक शर्त है ना कि पौधे जैसा लग रहा है, लेकिन हम बोल रहे हैं ब्रायोफाइटा, तो कोई करेक्टर ब्रायोफाइटा का होगा, इसीलिए तो इसे हम ब्रायोफाइटा कह रहे हैं। तो इट द टेरेस्ट्रियल स्पीसीज ऑफ द स्फेगनम फिक्स ऑन द सबस्ट्रेटम विद द हेल्प ऑफ राइजोइड। किसकी हेल्प से नीचे जुड़े रहते हैं? राइजोइड की हेल्प से। हमने आपको मार्केंसिया और रिक्सिया में पढ़ाया था, एंथोसिरोस में पढ़ाया था कि राइजोइड्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर यूनिसेलुलर, है ना, और अंदर कोई सेप्टा नहीं था। लेकिन इस ब्रायोप्सिडा क्लास को बिलोंग करता है ना, तो कुछ कैरेक्टर इसके क्या होंगे? एडवांस हो जाएंगे। तो यहाँ इसका जो राइजोइड होगा, हमें क्या याद करना पड़ेगा? इट इज नॉट यूनिसेलुलर, इट इज मल्टीसेलुलर। यानी राइजोइड ऑफ द स्फेगनम बाय विच इट fixes on the substratum is multicellular, also having the oblique septa. Characteristic feature of the rhizoid, it is multicellular and having oblique septa. अगर एग्जाम में एक नंबर में आ गया, which species of the bryophytic plant having multicellular rhizoid with oblique septa, then your answer will be sphagnum. So look here, this is the sphagnum plant. Its plant body is divisible into two phase. इसकी plant body जो होती है, इस plant को अगर हम describe करेंगे तो दो स्टेज में इसकी स्टडी करते हैं। One phase is juvenile phase. Juvenile, इसकी जो प्रारंभिक अवस्था है उसे हम प्रोटोनीमा कहते हैं। जुवेनाइल स्टेज है प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा कैसा होता है? अभी जब लाइफ साइकिल हम पढ़ाएंगे तो प्रोटोनीमा बनाएंगे। प्रोटोनीमा कैसा होता है? फ्लैटेंड होता है, फिलामेंटस होता है, वीक होता है और ग्रीनिश इन कलर होता है। इस फेज और उस फेज को देखकर नोबडी कैन से कि बोथ आर सेम प्लांट। अब दूसरा फेज, इसका जो एडल्ट फेज है, इसे कहते हैं गैमेटोफोर। द गैमेटोफोर is the gametophytic phase of the sphagnum. This plant is divisible into multicellular with oblique septa, rhizoid, main axis. Look here, this is the main axis. मैंने कहीं लिखा ये मेन एक्सिस, देखा आपने? तो जो ये इरेक्ट फॉर्म में हमें दिखाई दे रहा है, ये क्या ऊपर की ओर बढ़ रहा है? अपवर्ड ग्रोथ किसकी हो रही है? मेन एक्सिस की। और मेन एक्सिस से लेटरल ब्रांचेज निकलती हैं। लेटरल ब्रांचेज एक्वेटिक स्पीसीज में, समझ पा रहे हो ना हमारी बात? एक्वेटिक स्पीसीज और टेरेस्ट्रियल स्पीसीज। टेरेस्ट्रियल स्पीसीज कौन सी हुई? जो लेक के किनारे पाई जाए, यानी किसी भी वाटर बॉडी के बाहर किनारे पाई जाए, मॉइस्चरस स्पेस पर पाई जाए, तो वो कैसी हो गई? सब टेरेस्ट्रियल हो गया। और जो पानी में पाई जाएगी स्पीसीज, वो एक्वेटिक हो गई। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि जो एक्वेटिक स्पीसीज है वो तो पानी में ऐसे प्रोस्टेट बढ़ती रहती है और उसकी लेटरल ब्रांचेज एक जैसी होती हैं। लेकिन इस केस में हम देख रहे हैं कि मेन एक्सिस से जो लेटरल ब्रांचेज निकली होती हैं, ये लेटरल ब्रांचेज दीज आर ऑफ टू टाइप। वन ब्रांच इज डाइवर्जेंट। लुक हियर, ये ब्रांच कैसी दिख रही है? आप खुद देख सकते हैं। ये ब्रांच कहाँ जा रही है? पहले अपवर्ड ग्रो कर रही है। देखो, पहले ये स्टेम है, स्टेम से देखिए अपवर्ड जा रही है और देन
क्या हुई है, डाउनवर्ड हुई है। आप कहीं रोड से जा रहे होते हैं, रोड बन रही होती है तो रास्ता डाइवर्ट होता है ना, यहाँ से ऐसे डाइवर्जन लिखा होता है, तो वही डाइवर्जन तो हमने भी लिखा है कि जा ऐसे रहा था और फिर ऐसे हो गया, तो ऐसी ब्रांच को हम क्या कहेंगे, डाइवर्जेंट ब्रांच कहते हैं। दूसरी ब्रांच देखो यहाँ कैसी दिख रही है, ये अपवर्ड नहीं जा रही है, डायरेक्ट नीचे की ओर पेंडेंट हो रही है, ड्रूप कर रही है, इसे हम ड्रूपिंग ब्रांच भी कहते हैं, इसे हम पेंडेंट ब्रांच भी कहते हैं। और पेंडेंट ब्रांच यहाँ से निकल के नीचे की ओर आगे बढ़ती है और फिर क्या होता है, मेन एक्सिस के पैरेलल नीचे चली जाती है। देखो ये मेन एक्सिस है, ये इधर बढ़ेगा और ये नीचे जाएगा, तो दोनों पैरेलल, जैसे रेलगाड़ी के क्या होते हैं, पहिए नहीं, दो पटरी जो होती है पैरेलल चलती है, वैसे ही मेन एक्सिस और ये पेंडेंट ब्रांच एक साथ नीचे की ओर जाते हैं। मेन एक्सिस पे हमको लीफ भी दिखाई देती है, लेटरल ब्रांचेस पे भी हमको लीफ दिखाई देती है। यहाँ ऊपर की ओर हम देखते हैं तो यहाँ ऊपर जो ब्रांच दिख रही है सबसे ऊपर, यहाँ में क्राउडेड दिख रहा है, यानी डेंसली, बिल्कुल बहुत सारी ब्रांचेज एक साथ निकली हुई दिखाई दे रही हैं। एंड दीज ब्रांचेज लिमिटेड ग्रोथ, यानी दीज ब्रांचेज सो लिमिटेड ग्रोथ, इनमें जो ग्रोथ होती है वो लिमिटेड होती है, इसीलिए एक डेंस, एक क्राउन जैसा स्ट्रक्चर यहाँ बना रही है। और इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, कोमा कहते हैं। आपके एक नंबर में पूछा जा सकता है व्हाट इज कोमा, तो कोमा इज द अपर मोस्ट हाईली क्राउडेड डेंस हैविंग लिमिटेड ग्रोथ वाली जो ब्रांचेज होती हैं वो यहाँ पर पाई जाती हैं। अब इसका ये देखो ऊपर की ओर हमको क्या दिखाई दे रहा है, स्पोरोफाइट। इसका स्पोरोफाइट कैसा दिखाई दे रहा है, लंबा सा हमको ये देखो स्टाक दिखाई दे रहा है ना, और ऊपर ये क्या दिखाई दे रहा है, जो स्टाक है इसे हम क्या कह सकते हैं, सीटा कह सकते हैं। और फूट कहाँ होगा, गैमेटोफोर के अंदर धसा हुआ होगा, एम्बेडेड होगा। ऊपर हमको कैप्सूल दिखाई दे रहा है, कैप्सूल हमको कैसा दिखाई दे रहा है, स्फेरिकल दिखाई दे रहा है। कैसा कैप्सूल है, देखो गोल बॉल की तरह तो दिखाई दे रहा है। और इसका जब डेहिसेंस पढ़ाएंगे तब देखना, जैसे बंदूक से गोली निकलती है वैसे ही इससे स्पोर भी बहुत वायलेंटली निकलते हैं। तो इसका हर कैरेक्टर कुछ भी पढ़ोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत सारे रोल अदा करता है। अब इसकी एनाटॉमी पढ़ाने के पहले मैं ये चाहती हूँ कि चूंकि पौधा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो ये बताना चाहती हूँ व्हाट इज द रोल ऑफ द स्फेग्नम इन नेचर। देखो ये जो स्फेग्नम का पौधा आप यहाँ देख रहे हो, इस पौधे से सम एसिडिक सब्सटेंस एक्सूड होता है, बाहर निकलता रहता है। तो कोई अगर एसिडिक सब्सटेंस ये सिक्रीट कर रहा है तो बताओ, एसिड में अगर हम बैक्टीरिया को डाल देंगे, फंजाई को डाल देंगे, किसी पैथोजन को डाल देंगे तो मर जाएगा या नहीं। तो यानी कि इसके पास कौन सा गुण है, एंटीसेप्टिक करैक्टर है ना, क्योंकि इसकी बॉडी से, जैसे हमारी आपकी बॉडी से पसीना निकल रहा है ना, तो ऐसे ही इसकी बॉडी से एसिडिक सब्सटेंस सिक्रीट होता है जो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपने आसपास ग्रो करने नहीं देता है। तो ये कैरेक्टर इसको कैसा बनाता है, एंटीसेप्टिक बनाता है। द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था, पूरे वर्ल्ड की लड़ाई होती है, जब पूरा वर्ल्ड ही मैक्सिमम कंट्री इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो ऐसे युद्ध को क्या कहते हैं, वर्ल्ड वार कहते हैं। तो 2 बार विश्व युद्ध आज तक हो चुका है। द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था तो जर्मनी के जो योद्धा थे उनके पास दवाइयाँ खत्म हो गई थी, तो जहाँ पर जर्मनी के सैनिक थे वहीं आसपास झील थी, और वहाँ की जो लोकल पीपल थी, उन्होंने, जो आसपास के रहने वाले लोग थे, वो चूंकि हर व्यक्ति नेचर पर ही पहले डिपेंड था, पहले एलोपैथिक दवाइयाँ हमारे पास नहीं थी, तो कोई लाया और स्फेग्नम से उसके घाव को, जहाँ जहाँ घाव था उसकी ड्रेसिंग कर दी,
और ड्रेसिंग करने से क्या हुआ, घाव उसका सही हो गया, क्योंकि इस गैमेटोफोर से क्या निकला होगा, एसिडिक सब्सटेंस निकला, जिसने घाव के ऊपर, वुंड के ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए होंगे उसको किल कर दिया होगा, और बॉडी ने फिर रिपेयरिंग मैकेनिज्म के थ्रू अपने जितने भी डैमेज सेल थे उसको सही कर लिया होगा। यानी कि दिस प्लांट वाज यूज्ड एज मेडिसिन। किस चीज में यूज किया गया, ड्रेसिंग में यूज किया गया, है ना। जैसे घाव की ड्रेसिंग होती है तो बीटाडीन नहीं लगाते हैं, तो बीटाडीन की जगह इसको उस समय लगाया गया था। तो एक इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस आपको याद हो गया ना। हाँ, तो दिस इज द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ स्फेगनम। दूसरा, अगर नेचर में हम देखें, नेचर में ये क्या कर रहा है, हमने अभी आपको क्या बताया कि इट्स एक्वेटिक स्पीसीज shows very fast growth, may reaches in up to several meters, यानी कई मीटर का पौधा लंबा हो जाता है। और खूब सारे अगर स्फेगनम ग्रो कर रहे हैं, इनकी लेटरल ब्रांचेस निकल रही हैं, तो बताओ वाटर रिजर्वायर को पूरा कवर कर लेंगे कि नहीं। तो जब पूरे वाटर रिजर्वायर को कवर कर लेंगे तो कहाँ रोल अदा करेंगे, सक्सेशन में। सक्सेशन क्या होता है, सक्सेशन इज द रिप्लेसमेंट ऑफ वन कम्युनिटी बाय अनदर कम्युनिटी। पूरी पृथ्वी पर, इस प्लेनेट पर जो नेचर है, जहाँ वाटर है, वहाँ धीरे धीरे हाइड्रिक से कैसा मैजिक कंडीशन, मैजिक से जेरिक कंडीशन, और जहाँ वनस्पतियाँ ग्रो करना शुरू करती हैं, अगर जेरिक कंडीशन है तो धीरे 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 वो मैजिक कंडीशन में बदल जाता है। यानी कोई वाटर रिजर्वायर है और इसकी डेंस वेजिटेशन अगर वहाँ हो रही है तो धीरे धीरे उस तालाब का जो कंडीशन है वो कैसा हो जाएगा, हाइड्रिक कंडीशन से वो मैजिक कंडीशन की ओर आ जाएगा। यानी वाटर का लेवल क्या होगा, कम हो जाएगा। यानी इकोलॉजिकल रोल भी है इसका, इट प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन, यानी हाइड्रिक कंडीशन को मैजिक कंडीशन में कन्वर्ट करने में भी इसकी भूमिका होती है। इस पौधे का ये मेन एक्सिस आपने देखा था, इस मेन एक्सिस को हम आपको अगर ऐसे दिखाएं कि देखो ये इसकी क्या है, ये इसकी एपिडर्मिस है, दिस इज एपिडर्मल सेल। सबसे बाहर की सेल को क्या बोलते हैं, बोलो। और इसके अंदर मान लिया कि ये कॉर्टिकल सेल है। कौन सी सेल्स हैं, ये कॉर्टिकल सेल्स हैं अंदर की ओर। और कॉर्टिकल सेल के अंदर जो सेल्स होती हैं उन्हें हम क्या कह सकते हैं, कॉर्टिकल सेल के अंदर यहाँ बीच वाली जो सेल्स हैं इनको हम सेंट्रल सेल्स कह सकते हैं या हाइड्रोम बोलते हैं। तो देखो 3 भागों में बटा है ना, इसको हम स्टेम कह देते। अगर क्या होता, एपिडर्मिस होती, कॉर्टेक्स होता, अंदर वेस्कुलर बंडल होते और पिथ होता, तो हम इसे मेन एक्सिस ना कहते, तब स्टेम कहते। लेकिन ये स्टेम की तरह बढ़ा, लेकिन हमने इसको क्या लिखा, मेन एक्सिस, क्योंकि इंटरनल टिश्यूज आर नॉट डेवलप्ड। तो ये एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के अंदर नीचे हमको कॉर्टेक्स की सेल्स मिली, ये एपिडर्मिस मिला, और यहाँ अंदर की ओर हाइड्रोम मिलता है या सेंट्रल सेल्स होती हैं। अब देखो इस एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स के बीच में मान लिया कि ये सेल क्या होती है, मॉडिफाइड हो जाती है, ये मॉडिफिकेशन दिखाती है। कैसे, है TS ऑफ मेन एक्सिस है, ये नॉर्मल कंडीशन। लेकिन जब पौधा थोड़ा और विकास कर जाता है, मैच्योर हो जाता है, देन इसकी जो कॉर्टिकल सेल थी उनमें से कुछ सेल ऐसी होती हैं जो बॉटल शेप्ड स्ट्रक्चर बना लेती हैं। जैसे छोटे बच्चे दूध पीते हैं तो देखो ऐसी ही बॉटल भी तो होती है उनकी, है ना, एक ओर से खुली और एक ओर से बंद।
तो बॉटल शेप्ड स्ट्रक्चर्स आर डेवलप्ड बाय द कॉर्टिकल सेल एंड प्रोजेक्टेड आउटवर्ड, बाहर की ओर प्रोजेक्ट कर जाती है। इसे हम कहते हैं रिटॉर्ट सेल। क्या कहते हैं इसे? देखो ये दोनों क्या है? रिटॉर्ट सेल। अब रिटॉर्ट सेल का क्या सिग्निफिकेंस है? रिटॉर्ट सेल आर वेरी स्पेशल सेल, they having the capacity to store the water for very long time, बहुत देर तक के लिए, बहुत समय तक के लिए भी इनमें वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी होती है, क्योंकि बॉटल की तरह है। पानी अगर सूख भी गया तो पौधा जल्दी सूखता नहीं है, क्योंकि रिटॉर्ट सेल में पानी स्टोर रहता है। अब देखो इसका उपयोग इंसान ने कैसे किया। मान लो 10,000 पौधे यहाँ से ब्रिटेन भेजना है और समुद्र से जहाज के द्वारा जा रहा है, तो क्या 10,000 पौधे को सिंचाई के लिए हमको समुद्र के पानी से हम सिंचाई कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि उसमें नमक है, साल्टी वाटर है, पौधा सूख जाएगा। तो जितने भी पौधे हम भेजेंगे उस पौधे की जड़ को हम किससे बांध देंगे? उसके चारों ओर किससे कवर कर देंगे? स्फैगनम से। अब जब स्फैगनम से कवर कर देंगे और थोड़ी देर के लिए उसमें क्या कर देंगे? पानी में उसको डाल देंगे, तो जितनी भी सेल है उसने पानी की, ये सारी बॉटल क्या हो गई? पानी से भर गई। अब इसे जो सीडलिंग पौधा जा रहा है, जिसको हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, उसको सिंचाई की आवश्यकता नहीं होगी। कहाँ से उसे वाटर मिलेगा? रिटॉर्ट सेल से। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिटॉर्ट सेल। तो ये भी एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है, रिटॉर्ट सेल्स आर फाउंड इन, तो आंसर क्या होगा? स्फैगनम होगा, है ना। रिटॉर्ट सेल्स आर फाउंड इन स्फैगनम।